अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स यूनिट नंबर 2, पंजाब टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नंबर 1, प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 4 एलिमेंट्स। नंबर 1 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट्स तो तमाम प्रोटीन्स में लाजमी मौजूद होंगे, लेकिन कुछ प्रोटीन्स में सल्फ़र भी मौजूद होती है अगर उस प्रोटीन में सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड 2 ही हैं, नंबर 1 मिथ्यूनिन एंड नंबर 2 सिस्टीन। ओके, उसके बाद सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंट इन द सेल? द आंसर इज प्रोटीन्स। अगर वो ऑर्गेनिक का वर्ड हटा दे, वो कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन द सेल, देन आंसर विल बी वाटर। 70% तकरीबन वाटर मौजूद है सेल में। सेल टू सेल वेरी कर सकता है, एवरेजली 70%। तो अगर हम वाटर को रिमूव कर दें तो जो बाकी 30% बचता है ड्राई सेल वेट, उसका 50% हिस्सा प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। तो सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ टोटल ड्राई सेल वेट। तो अगर ड्राई सेल वेट 30% है सेल का, तो उसका 50% बनेगा 15%। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल में तकरीबन 50% प्रोटीन्स मौजूद होंगी। आप लोगों ने एक काम करना है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर का जो पहला पेज है वहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, फैट्स, इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है मेमेलियन सेल में और बैक्टीरियल सेल में। वो आपने लाजमी याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ प्रोटीन्स के नेम्स गिवन हैं और उन प्रोटीन्स के फंक्शंस गिवन हैं। तमाम प्रोटीन्स के फंक्शंस उनके सामने लिख दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहे, ये ऑप्शंस बना दे वो, और वो कहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, द आंसर विल बी एंजाइम्स। बुक में कंट्रोल की टर्म यूज हुई है। कंट्रोल की जगह पे कैरी आउट मेटाबॉलिज्म की टर्म भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन तमाम को एंजाइम्स जो हैं वो कैरी आउट करवाते हैं। तो कंट्रोल या कैरी आउट की टर्म आएगी तो आप एंजाइम्स को टिक करेंगे। नंबर 2 अगर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट और प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, देन आंसर विल बी हार्मोन्स। अब रेगुलेट में क्या डिफरेंस है? रेगुलेट का मतलब है कि रिएक्शन तो एंजाइम करवाएगा, लेकिन वो रिएक्शन किस वक्त होना है और किस वक्त नहीं होना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हार्मोन्स डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टमक में डाइजेशन किसने करवानी है? पेप्सिन ने, गैस्ट्रिक जूस ने। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि किस वक्त गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा और किस वक्त गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं होगा? ये गैस्ट्रिन ने डिसाइड करना है। तो यानी कि डाइजेशन को रेगुलेट कौन कर रहा है? ऑब्वियसली गैस्ट्रिन कर रहा है। तो गैस्ट्रिन जो है वो रेगुलेट करता है। तो यानी कि हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करेंगे। नंबर 3, हीमोग्लोबिन। ये सभी को पता है ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है? द आंसर विल बी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। हर एक को पता है बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। इसकी ज़्यादा डिटेल हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या बनाती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं? माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस क्या है? जिसके अंदर काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, पोलर फाइबर्स हैं, एस्ट्रल फाइबर्स हैं। ये तमाम चीज़ें माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो वो जो माइटोटिक अपरेटस है वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। आपको पता है मेटाफेज के दौरान तमाम क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे इकट्ठा किया जाता है और एनाफेज में तमाम क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल पर लाया जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से है और माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा ट्यूब्यूलिन इन्वॉल्व है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में।
नेक्स्ट है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं और ये हमारे मसल्स में मौजूद हैं और हमारी बॉडी में तमाम ऑर्गन्स की मूवमेंट मसल्स की वजह से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या करेंगी? ब्लड को क्लॉट कर देंगी। लेट्स सपोज कोई जख्म हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, स्किन रप्चर हो गई है, तो वहाँ पर एक क्लॉट बन जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? ताकि मज़ीद ब्लड लॉस ना हो। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स ने क्या करना है? ब्लड क्लॉट बनाना है टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस फर्दर। नेक्स्ट एल्ब्यूमिन एंड कोलेजन। इनके फंक्शंस नहीं गिवन है, ना ही ये इस टॉपिक में गिवन है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिख दी है कि इससे एमसीक्यू आ सकता है। Which of the following protein is most abundant in the blood plasma? The answer will be albumin. And which of the following protein is most abundant in human body? The answer will be collagen. Collagen is present in our skeleton, in the bones. Okay. Next. प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स हैं वो क्या हैं? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब ये जो मैंने ऑप्शंस बनाई हैं 170, 25, 20 और 3000, इसमें से एमसीक्यू आ चुके हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 2018 यूएचएस में, ठीक है। और दोनों एमसीक्यू इस एक ही जगह से आए थे। प्रोटीन के टॉपिक में 2 एमसीक्यू आए थे और वो दोनों एमसीक्यू इसी जगह से आए थे। फॉर एग्जांपल ये 4 ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट में बोलने लगा हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल और टिश्यूज? The answer will be 170. Okay? अगर आ जाए how many types of amino acid constitute proteins? The answer will be 25. और अगर आ जाए most of the proteins are made up of how many types of amino acids? Then answer will be 20. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स मैंने क्लियर कट डिफरेंस आपको बता दिया। Most of the proteins are made up of 20 आंसर होगा। How many types of amino acid constitute proteins? 25 आंसर होगा। And how many types of amino acid are present in the cell or tissue? The answer will be 170. 3000 बेसिकली टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के लिए नहीं है, ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के लिए है कि किसी एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं। फ्यू से लेकर 3000 तक हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनमें 3000 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो रेंज है नंबर की फ्यू टू 3000 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट जनरली इन अ प्रोटीन। उसके बाद अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर गिवन है। यहाँ पर एक अल्फा कार्बन ड्रॉ की गई है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ऐसी कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो अल्फा कार्बन के साथ COOH मौजूद है और अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे अमाइन ग्रुप अटैच है। एक तरफ R ग्रुप अटैच है और एक तरफ H अटैच है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिख दी हैं अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा पर ऑप्शन लिखी है ऑल ऑफ दीज। अगर क्वेश्चन आ जाए Which of the following component is responsible for the chemical properties of amino acids? तो बहुत से बच्चे इसका आंसर कर देते हैं R ग्रुप। नो, इसका आंसर होगा डेल्टा ऑल ऑफ दीज। अमाइनो एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या प्रोटीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये चारों कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती हैं, तीनों कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती हैं। तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। हाँ, अगर मैं स्टेटमेंट में ये कह दूं द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स डिपेंड अपॉन, तो फिर आंसर आर ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि अमाइनो एसिड में जो स्पेसिफिसिटी है वो आर ग्रुप की वजह से है, या वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड किस वजह से है? आर ग्रुप की वजह से है। वेरिएबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड किस वजह से है? आर ग्रुप की वजह से है। लेकिन जब मैं कोई वैरायटी, वेरिएबिलिटी, स्पेसिफिक का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं जनरल कह रहा हूँ अमाइनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, तो फिर तो जाहिर है तमाम कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती हैं, तो फिर ऑल आंसर होगा। ओके, अच्छा, अब मैंने कहा वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड आर ग्रुप की वजह से है, तो अगर हम आर ग्रुप को H से रिप्लेस कर दें तो उस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, याद रखेंगे। अगर आर ग्रुप को रिप्लेस कर दें मिथाइल से तो फिर क्या बन जाएगा? एलेनिन। नीचे इन दोनों के फॉर्मूलाज गिवन हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन में देखें अल्फा कार्बन के साथ आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन अटैच है, और एलेनिन में अल्फा कार्बन के साथ आर ग्रुप की जगह पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये एलेनिन है और ये ग्लाइसिन है। एलेनिन और ग्लाइसिन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो याद रहे कि
OH ग्रुप ग्लाइसिन के COOH से और हाइड्रोजन NH2 से जो है वो आपस में रिएक्ट करेगी और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनेगा। अब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनना है उसका नाम आप सबको पता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को नाम देंगे ग्लाइसिल एलेनिन। और ग्लाइसिल एलेनिन क्या है? डाइपेप्टाइड। तो आपने याद रखना है डाइपेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 2। पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 1। ट्राइपेप्टाइड में अमाइनो एसिड कितने हैं? 3। और पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं? 2। पेंटापेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 5। पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं? 4। यानी समझाने का मतलब यह है कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने अमाइनो एसिड्स होंगे पेप्टाइड बॉन्ड उससे एक कम होगा। तो अब वो किसी भी प्रोटीन में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स पूछे तो आपको उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का पता होना चाहिए। अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो अमाइनो एसिड की निस्बत 1 आप माइनस कर देंगे। अभी हम इसकी आगे जो है वो फर्दर एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो बहरहाल यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, if we have two types of amino acid, number 1 glycine and number 2 alanine, then how many types of dipeptides can be formed? अगर हमारे पास 2 तरह के अमाइनो एसिड हैं, एक ग्लाइसिन और एक एलेनिन, तो इनको आपस में अटैच करके हम कितनी तरह के डाइपेप्टाइड्स बना सकते हैं? जी, आमतौर पर बच्चे आंसर करते हैं 2, लेकिन इसका आंसर है 4। फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे। 4 आंसर कैसे है सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लाइसिन ग्लाइसिन से मिल जाए एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एलेनिन एलेनिन से अटैच हो जाए दूसरी पॉसिबिलिटी, ग्लाइसिन पहले अटैच हो एलेनिन बाद में अटैच हो, या एलेनिन पहले अटैच हो ग्लाइसिन बाद में अटैच हो। ये 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो अगर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं तो उससे कितनी टाइप्स के डाइपेप्टाइड बनाए जा सकते हैं? 4 टाइप्स ऑफ डाइपेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके जी, ये कैसे पता चलता है 4 टाइप्स? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला सुन लेंगे, n⁻⁴x। यहां पर n क्या है? टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अवेलेबल, कि कितनी टाइप्स के अमाइनो एसिड अवेलेबल हैं। x क्या है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ गिवन पेप्टाइड। जो पेप्टाइड हमने बनाना है उसमें कितने अमाइनो एसिड आएंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये था, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब है कि n इज इक्वल टू 2। ओके, फिर क्या था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइपेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म। डाइपेप्टाइड्स हमने बनाने हैं। अब डाइपेप्टाइड बनाने हैं तो डाइपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 2 अमाइनो एसिड होते हैं। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 2 है तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दें, n⁻⁴x फॉर्मूला है, 2⁻² हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ डाइपेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म्ड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म्ड। अब मैंने कहा हमारे पास 5 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं। 5 टाइप्स के अमाइनो एसिड का मतलब यह है कि n की वैल्यू क्या होगी? 5, क्योंकि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। उससे बनाना क्या है? पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड्स। ट्राइपेप्टाइड्स में कितने अमाइनो एसिड हैं? 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब इसको अगर फॉर्मूले में पुट करें तो 5⁻³ हो जाएगा। अब 5 × 5 25, 25 × 5 125, तो आंसर आ जाएगा 125। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब इस तरह का किसी भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हम स्ट्रक्चरल लेवल स्टडी करेंगे प्रोटीन्स के। नंबर 1 दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 लेवल्स हैं प्रोटीन्स के बेसिकली। नंबर 1 सबसे पहले ट्रांसलेशन का प्रोसेस जब होगा, राइबोसोम्स करेंगे तो एक स्ट्रेट चेन बनेगी अमाइनो एसिड्स की। उस स्ट्रेट चेन को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन है हमारे पास। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास स्ट्रेट चेन जो है
ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये स्ट्रेट चेन क्वाइल हो जाए और इस तरह से हेलिक्स बना दे। अब ये क्या बन गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। तो कुछ प्रोटीन्स तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जाके स्टॉप हो जाती हैं, उनका फाइनल स्ट्रक्चर सेकेंडरी होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स अभी स्टॉप नहीं होती, उनमें फर्दर क्वाइलिंग होती है, यानी हेलिक्स जो है वो अपने ही ऊपर रिक्वाइल हो जाता है। जब हेलिक्स अपने ही ऊपर रिक्वाइल हो जाएगा तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। अब कुछ प्रोटीन्स तो टर्शरी पे जाके स्टॉप हो जाएंगे, उनका फाइनल स्ट्रक्चर टर्शरी होगा, बस बात खत्म। लेकिन कुछ प्रोटीन्स में ऐसे नहीं होता, उनमें बल्कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो उनके अंदर दो टर्शरी चेन्स आपस में मिलकर, आपस में बॉन्डिंग करके, आपस में अटैच होकर जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाती हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है जी। एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, ये मैंने यहाँ पे नोट में लिख भी दी है, नो प्रोटीन एग्जिस्ट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। कोई प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऑल प्रोटीन्स हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये बात समझ नहीं आती कि जब कोई प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती तो तमाम प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे हुआ? बात सुनेंगे। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फाइनल स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन का प्राइमरी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन है। स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए आप प्रोटीन की टर्म यूज नहीं कर सकते। प्रोटीन की टर्म आप तभी यूज करेंगे जब अल्फा हेलिक्स बनेगा या ग्लोब्यूलर शेप बनेगी या दो टर्शरी चेन्स मिलेंगी। इसके अलावा आप प्रोटीन की टर्म यूज नहीं कर सकते। यही वजह है कि बाज़-औक़ात स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल प्राइमरी स्ट्रक्चर में दी हुई है, हालांकि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो क्वाटरनरी होता है, तो फिर उसकी एग्जाम्पल प्राइमरी में क्यों आई है भाई? प्राइमरी स्ट्रक्चर तो किसी भी प्रोटीन का नहीं है, लेकिन हर प्रोटीन को हम प्राइमरी लेवल पे जाके स्टडी कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज हीमोग्लोबिन है, तो अगर मैं ये वाली बॉन्डिंग को स्टडी कर रहा हूं जो दो चेन्स के दरमियान है, ये वाली बॉन्डिंग को स्टडी कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं उसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा हूं। और अगर मैं इस अल्फा हेलिक्स के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है, इस बॉन्डिंग को स्टडी कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा मैं इसका टर्शरी स्ट्रक्चर स्टडी कर रहा हूं, टर्शरी लेवल पे जाके स्टडी कर रहा हूं। और अगर मैं इस अल्फा हेलिक्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग हुई हुई है, अगर मैं इसको स्टडी करूंगा तो मैं कहूंगा कि अब मैं इसको सेकेंडरी लेवल पे जाके स्टडी कर रहा हूं। और अगर मैं अमाइनो एसिड के नंबर्स को स्टडी कर रहा हूं, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को स्टडी कर रहा हूं, पेप्टाइड बॉन्ड को स्टडी कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अब मैं इसको प्राइमरी लेवल पे जाके स्टडी कर रहा हूं। तो बुक में कोई गलती नहीं है, बुक में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन का फाइनल स्ट्रक्चर नो डाउट क्वाटरनरी ही होता है, लेकिन जब उसमें हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी करेंगे, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम हीमोग्लोबिन को प्राइमरी लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब हम किसी प्रोटीन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस करते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, उसको प्राइमरी लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं। तो 3 बातें याद रखनी है। अब एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी प्राइमरी नहीं होता, इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी क्वाटरनरी है। बास बुक्स कहती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना टर्शरी ना क्वाटरनरी। लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक जो बुक्स हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताती हैं कि इंसुलिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड है। इसका जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये फर्स्ट टाइम स्टडी किया था एफ सेंगर ने। नाम याद रखेंगे साइंटिस्ट का, क्योंकि पहले तो यूएचएस में साइंटिस्ट के नेम नहीं आया करते थे, लेकिन ये 1-2 साल से साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं। तो एफ सेंगर ने फर्स्ट टाइम इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। उसने बताया कि 51 अमाइनो एसिड्स हैं और वो 2 चेन्स में अरेंज हैं। एक अल्फा चेन है जिसमें 21 अमाइनो एसिड है, एक बीटा चेन है जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और ये दोनों चेन्स आपस में अटैच हैं थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज, थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज। अब क्योंकि यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड या उनके सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इंसुलिन का प्राइमरी लेवल स्टडी कर रहे हैं।
अब डाइसल्फाइड लिंकेज किस अमाइनो एसिड की वजह से, एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइसल्फाइड लिंकेज। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि दो ही अमाइनो एसिड है जिनमें सल्फर है, एक मिथ्यूनिन और एक सिस्टीन। याद रहे मिथ्यूनिन में बेशक सल्फर मौजूद है लेकिन मिथ्यूनिन डाइसल्फाइड लिंकेज में रोल प्ले नहीं करता। डाइसल्फाइड लिंकेज में कौन रोल प्ले करता है, सिस्टीन। अब ये भी बड़ी एक एम्बिग्विटी होती है सिस्टीन में, जरा मैं यहां पे लिखूंगा, ये आपने गौर से देखना है। एक तो सिस्टीन के स्पेलिंग ये हैं CYSTEINE, एक तो ये सिस्टीन है। एक सिस्टीन आपको लिखा हुआ मिलेगा CYSTINE, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है जी। ये वाला सिस्टीन है ना, ब्लैक कलर में जो लिखा गया है ये अमाइनो एसिड का नेम है, और जो ब्लू कलर में लिखा गया है ये डाइपेप्टाइड है, ये डाइपेप्टाइड है, ये सिंगल अमाइनो एसिड है। अगर इस तरह के दो अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएं तो जो डाइपेप्टाइड बनेगा उसको सिस्टीन कहेंगे, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछे कि विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज इन्वॉल्व्ड इन डाइसल्फाइड लिंकेज, देन आंसर विल बी सिस्टीन। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, नाम बड़ा दर्शन छोटे। इसका नाम बड़ा है, एक ई एक्स्ट्रा है, लेकिन है ये सिंगल अमाइनो एसिड। नाम छोटा दर्शन बड़े। इसका नाम जो है, इसके स्पेलिंग्स देखें तो एक ई कम है, ये छोटा है नाम, लेकिन इसके दर्शन क्या होंगे, बड़े। ये डाइपेप्टाइड है, इसमें दो अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से डिफरेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट जी, हीमोग्लोबिन की एग्जांपल डिस्कस हुई है। हीमोग्लोबिन में टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 574, और वो 4 चेन्स में अरेंज हैं। 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड और एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और दो हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 141 को, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 146 को। अगर इन तमाम को जमा कर लें तो आंसर 574 अमाइनो एसिड आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने अमाइनो एसिड होते हैं उसमें से पेप्टाइड बॉन्ड एक कम होता है। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि बताएं जी हीमोग्लोबिन में टोटल पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं, तो जल्दी में बच्चे आंसर कर देते हैं 573। नहीं, 574 अगर अमाइनो एसिड हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड 570 होंगे। क्यों? क्योंकि 4 चेन्स है ना, हर चेन में से एक माइनस करना है। फॉर एग्जांपल अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 140। इसी तरह दूसरी अल्फा चेन में भी पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 140। इसी तरह बीटा चेन में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 145। दूसरी बीटा चेन में भी कितने होंगे, 145। तो टोटल 4 माइनस कर देंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो 4 कम हो जाएंगे, यानी कि 570 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। इसी तरह इंसुलिन में पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, अमाइनो एसिड तो 51 है, 2 चेन्स हैं तो 2 माइनस करेंगे 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे इंसुलिन के स्ट्रक्चर में। ओके, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट जी, यहां तक तो हम डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। मैंने कहा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जब हम डिस्कस करते हैं या टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस करते हैं तो वो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो हीमोग्लोबिन जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, आम तौर पर उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। और ग्लूटामिक एसिड को कोड करने वाला जेनेटिक कोड कौन सा है, CTT। CTT नॉर्मल कोड है जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है और वो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। लेकिन जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन कहाँ पे आती है, 6th जेनेटिक कोड में। 6th जेनेटिक कोड में जो कि पहले CTT था, वहां पर सेंटर वाला T रिप्लेस हो गया है एडेनिन से, CTT की जगह पे कैट बन गया है। अब ये कैट जो जेनेटिक कोड है ये कोड करता है वैलीन को, यानी नॉर्मल बीटा चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पे वैलीन होता है। तो लिहाजा इस एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तब्दील होता है तो उससे रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर RBC का क्या है, बाइकंकेव। और जो सिकल सेल डिजीज वाले पर्सन का RBC है उसका शेप कैसी होती है, दरांती की तरह की या पहली के चांद के जैसी, इसको हम सिकल शेप कहते हैं। तो ये सिकल शेप की वजह से इस डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। जी, अभी हम बात कर रहे थे 6th पोजीशन की, तो जहन में सवाल आता है 6th पोजीशन कहां से, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट।
क्वेश्चन आता है जहन में कि 6 पोजीशन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ना लेफ्ट टू राइट ना राइट टू लेफ्ट। प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड चेन में जब भी आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है या आपने पोजीशन की बात करनी है तो हमेशा आप बात करेंगे फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। फॉर एग्जांपल ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक एंड इसका क्या होगा एन टर्मिनल, एक एंड इसका क्या होगा सी टर्मिनल। आपको भाई पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड की बनी हुई है, तो जैसे ये हमने देखा था डाइपेप्टाइड कि एक तरफ NH2 ग्रुप होगा और एक तरफ COOH। बेशक 100 अमाइनो एसिड अटैच हो जाएं, 200 हो जाएं, एक तरफ NH2 रहेगा और एक तरफ COOH। तो एक एंड को बोलेंगे एन टर्मिनल, एक एंड को बोलेंगे सी टर्मिनल। तो ये रूल है कि हमेशा हम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस स्टडी कर रहे होते हैं फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। तो अगर वो पूछ ले कि 6 पोजीशन फ्रॉम इन विच डायरेक्शन, तो आप कहेंगे फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बुक में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स दी हुई हैं, नंबर 1 अल्फा हेलिक्स एंड नंबर 2 बीटा प्लेटेड शीट्स। यानी अगर स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल होकर हेलिक्स शेप बना देगी तो उसको हम अल्फा हेलिक्स कहेंगे, और अगर वो अपने ही ऊपर फोल्डेड बैक होगी बार 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 और इस तरह से शेप बनेगी तो उसको बीटा प्लेटेड शीट्स कहेंगे। इनकी डिटेल हमारी बुक में गिवन नहीं है कि अल्फा हेलिक्स ही क्यों कहते हैं या बीटा प्लेटेड शीट्स ही क्यों कहते हैं, तो वो हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम अल्फा हेलिक्स को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर लें, बायोलॉजी की बुक में तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे ये डायग्राम भी बनी हुई मिल जाएगी पंजाब टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में। फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा हेलिक्स जब बनता है तो ये इसका यहां से लेके यहां तक एक टर्न है, यहां से लेकर यहां तक ये एक टर्न है, तो ये एक टर्न हो गया। अब ये ऊपर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन और ये नीचे, यहां पर अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O ऐसे प्रोजेक्टेड है और ये अमाइनो ग्रुप ऐसे प्रोजेक्टेड है। अब ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर से ये बात साबित हो गई कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में कौन सी बॉन्डिंग रोल प्ले करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बड़ा अच्छा MCQ बन जाता है। वो कहता है अ प्रोटीन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर possess which of the following bond, तो आंसर होगा बोथ पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर वो इसको चेंज कर दे, a protein having secondary structure, which of the following bond is responsible to maintain secondary structure, then आंसर होगा only hydrogen bonding। secondary structure को maintain कौन कर रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का रोल नहीं है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद तो है ना। तो जब वो कहेगा कि मेंटेन करने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, तब आप हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। और 1 टर्न में अमाइनो एसिड कितने बुक में गिवन है, 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। ओके, अब बच्चे परेशान हो जाते हैं 3.6 का मतलब क्या है। 3 अमाइनो एसिड्स तो कंप्लीट मौजूद होंगे, जो 4th अमाइनो एसिड है वो कंप्लीट इस टर्न में नहीं होगा, उसका 0.6 पार्ट इस टर्न में होगा और 0.4 पार्ट उसका अगली टर्न में होगा। तो ओवरऑल 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज आर प्रेजेंट इन द 1 टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी में क्या होता है, हेलिक्स अपने ही ऊपर रिकॉइल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम बनी हुई है, आप देखेंगे ये अल्फा हेलिक्स है। अब ये अल्फा हेलिक्स अपने ही सामने आ गया है, इसका ये वाला टर्न इस टर्न के सामने आ गया, ये वाला टर्न इस टर्न के सामने आ गया, ये वाला टर्न इस टर्न के सामने आ गया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, कॉइल अपने ही अल्फा हेलिक्स जो है अपने ही ऊपर रिकॉइल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए 3 तरह की बॉन्डिंग्स हैं। कौन कौन सी बॉन्डिंग्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक यही 3 गिवन है, यही 3 करेंगे। तो इन टर्न्स के दरमियान में लिख दिया है मे बी डाइसल्फाइड, मे बी आयोनिक, मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 3 तरह की बॉन्डिंग्स हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगी या इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में या जनरल जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप यही पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन याद रखना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर वो पूछ ले तो आप कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर है। क्यों भाई इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं इसको, हम तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पढ़ते हैं।
एक्चुअली यहाँ पे हम पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसलिए इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर कहा जाता है। और टर्शरी में भी क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए इसके लिए भी इंट्रा मॉलिक्यूलर की टर्म यूज करते हैं। तो लिहाजा सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में जो ये बॉन्डिंग्स हो रही हैं इनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर का वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो शेप कैसी हो जाती है प्रोटीन की, ग्लोब्यूलर या कह लें 3D शेप हो जाती है। और मेंटेन बाय बॉन्डिंग्स, तो बॉन्डिंग्स मैंने आपको बता दी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स हैं। एक बात बुक में लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है, मोस्ट स्टेबल टर्शरी कॉन्फॉर्मेशन इन द aqueous solution is when hydrophilic amino acids come on the surface and hydrophobic amino acids are buried inside। क्या मतलब हुआ? लेट्स सपोज ये मेरा हाथ है, हाथ की जो ये वाली साइड है सपोज कर लें कि ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं और जो ये वाली साइड है लेट्स सपोज ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं। जब ये ग्लोब्यूलर शेप बनेगी ऐसे तो सारे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सरफेस पे आ जाएंगे और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अंदर बरीड हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है सराउंडिंग में, पेरिफेरी में सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सरफेस पे आ जाते हैं और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स को रिपेल करते हैं, वो इनसाइड बरीड हो जाते हैं। तो ये लाइन का मतलब ये था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का होना जरूरी है। टर्शरी में तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, सेकेंडरी में भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी। क्वाटरनरी में जरूरी है कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो और दूसरी बात वो चेन्स टर्शरी स्ट्रक्चर भी रखती हों, वो चेन्स टर्शरी स्ट्रक्चर भी रखती हूँ। ये एक टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। इनके दरमियान इंटरैक्शंस डेवलप होंगी तो क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं है दो चेन्स हो, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। अभी आपने एग्जांपल पढ़ी है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। तो बहरहाल मिनिमम दो चेन्स लाजमी होनी चाहिए। इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी इनके लिए हम इंटरमॉलिक्यूलर की टर्म यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट चेन्स हैं। तो वो आपसे पूछ सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट एट विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? द आंसर विल बी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऑल ऑफ दीज नहीं करेंगे, ओनली क्वाटरनरी करेंगे। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर थी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक सिंपल है, हाइड्रोफोबिक की टर्म यूज होती है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो वाटर जिनको रिपेल करता है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर नॉन पोलर ग्रुप्स के दरमियान, नॉन पोलर ग्रुप्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कह देते हैं। लेकिन हमारी बुक में डिटेल नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो बस वो याद रखेंगे और इसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर की टर्म यूज होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन जहन में आता है, थोड़ा सा बायोन जा रहा हूँ लेकिन बाजुकात बच्चों के जहन में आता है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे तो समझ आ गया कि कार्बोनाइल और अमाइन ग्रुप के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जब ऑलरेडी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके हैं तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से बन रही है, या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से बन रही है? मेरा बेटा याद रहे, टर्शरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है वो आर ग्रुप्स के दरमियान होती है। इस टर्न के पास भी इसकी साइड पे आर ग्रुप आ जाता है, यहाँ भी आर ग्रुप आ जाता है, उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद रहे आर ग्रुप इसका सिंपल नहीं होता, CH2 वाला नहीं होता। इसके आर ग्रुप में नाइट्रोजन भी हो सकती है, इसके आर ग्रुप में ऑक्सीजन भी हो सकती है और आर ग्रुप में हाइड्रोजन तो आपको पता होती है। तो समटाइम्स कोई आर ग्रुप इस तरह का आ जाता है जिसके पास नाइट्रोजन है और इसके सामने कोई आर ग्रुप ऐसा आ जाता है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो आर ग्रुप्स के दरमियान होगी ऑफ द सेम चेन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो भी आर ग्रुप्स के दरमियान होगी ऑफ टू डिफरेंट चेन्स। ओके, लास्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली। फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स हमें कैसी नजर आती हैं? फिब्रिलर। फिब्रिलर का मतलब है धागे की तरह की, 2 डायमेंशनल होंगी, थ्रेड लाइक होंगी, तो लिहाजा फिब्रिलर हैं ये। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हमें कैसी नजर आती हैं? ग्लोबुलर नजर आएंगी या स्फेरिकल नजर आएंगी, या बुक में वर्ड लिखा हुआ है इलिप्सॉइडल, इलिप्स की तरह की, ठीक है, तो वो इस तरह से नजर आती हैं। नेक्स्ट, ये फाइब्रस प्रोटीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है उसमें टर्शरी भी आ जाएगा,
क्वाटरनरी भी आ जाएगा। लेकिन टर्शरी और क्वाटरनरी में से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने सिलेक्ट करना है, देन यू विल सिलेक्ट टर्शरी स्ट्रक्चर। व्हाई? मैंने कहा अगर वो कहे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द ग्लोबुलर प्रोटीन इज डैश, तो फिर आप बोथ आंसर नहीं करेंगे, फिर आप टर्शरी स्ट्रक्चर को आंसर करेंगे। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर दूं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब है ये वाली बॉन्डिंग सारी तोड़ दूं, ये चेन अलग हो जाए, वो चेन अलग हो जाए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो मुझे बताएं क्या ग्लोब्यूलर शेप खत्म होगी? ग्लोब्यूलर शेप तब भी मेंटेन रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो भी जाए तब भी ग्लोब्यूलर शेप तो मेंटेन रहती है। हाँ, लेकिन अगर मैं टर्शरी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दूं, ये वाली बॉन्डिंग ब्रेक कर दूं, तब ग्लोब्यूलर शेप मेंटेन नहीं रहेगी। तो ग्लोब्यूलर शेप को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ऑब्वियसली टर्शरी होगा। तो अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू मेंटेन द ग्लोब्यूलर शेप, द आंसर विल बी टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। ये इनसॉल्यूबल, हमारे बाल हैं इसमें कैरेटिन है, हमारे नेल्स हैं इसमें कैरेटिन है, या सिल्क प्रोटीन है कपड़े में, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ऑब्वियसली सोल्यूबल हैं वाटर में, एंजाइम्स जो हैं वाटर में सोल्यूबल हैं, तभी तो वो एक्वस सोल्यूशन में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स इलास्टिक हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इनइलास्टिक हैं। फाइब्रस प्रोटीन ज़्यादा स्टेबल हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन लेस स्टेबल हैं। फाइब्रस के लिए हम थर्मोस्टेबल की टर्म भी यूज़ करते हैं, और ग्लोब्यूलर के लिए हम थर्मोलेबाइल की टर्म भी यूज़ करते हैं। थर्मोलेबाइल टेम्परेचर सेंसिटिव, आपको पता है एंजाइम्स का ज़रा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए बायोंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर तो वो डीनेचर हो जाते हैं, तो वो लेस स्टेबल हैं। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन्स टेम्परेचर के चेंज होने से इतनी जल्दी डीनेचर नहीं होती, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद बुक में एग्जांपल्स लिखी हुई आपने बुक से कर लेनी है। फॉर एग्जांपल फाइब्रस प्रोटीन में मायोसिन की एग्जांपल है, या उसके अलावा फिब्रिन की एग्जांपल है,